दोस्तों, मेरा नाम अजीत। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। हमारे गांव में भूत प्रेत की चर्चा कम हुआ करती थी, लेकिन एक डायन हमारे गांव के आसपास में लोगों को दिखाई देती थी और उससे लोग, हमारे गांव के जो रहने वाले थे, वो डरा रहते थे। ये बात है 90 के दशक की। मैं जवान हो चुका था और ऐसी ही किस्से कहानियाँ मैं अपने गांव में सुना करता था। हर लोग का अपना अपना मत था। कई लोग कहते थे ये डायन बाहर से आई है, ये डायन कहीं दूर से आकर के आसपास में रहने लगी है, इससे हम लोग को बच के रहना पड़ेगा, हम लोग को बच के रहने। मैं ये सब बातें सुना करता था बड़े ध्यान से। कई लोग तो भूत प्रेत का चर्चा किया करते थे। मुझे भूत प्रेत में भी इंटरेस्ट था, लेकिन डायन जो शब्द था मैं समझ नहीं पा रहा था कि डायन क्या भला है। मैं जिज्ञासु व्यक्ति था, तो मैं अपने जिज्ञासा शांत करने के लिए मैं अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने दोस्तों से पूछा करता था। अब कोई साफ स्पष्ट शब्दों में मुझे जवाब तो नहीं देता था, लेकिन कहते थे कि जैसे भूत प्रेत होते हैं ना, इसी तरह से डायन भी होती है। वो लोगों को तब दिखाई देती है जब उनके साथ में कुछ गलत करना चाहती हो। हाँ, वो डर का माहौल काफ़ी दिनों तक हमारे गांव में रहा था। लोग बाग अंधेरा होते ही अपने अपने घर में कामकाज खत्म करके आ जाते थे। खेत खलियान में रात को कोई रखवाली करने उस वक्त नहीं जाता था। सब लोग डरे रहते थे कि कब डायन आकर के उनको पकड़ लेगी। सब डरे हुए हालत में रहते थे। लेकिन धीरे धीरे जो अफवाह था या शोर था उस चीज़ का, वो ख़त्म होने लगा। मैं अब पढ़ा लिखा तो ज़रूर था, लेकिन इतना पढ़ा लिखा नहीं था। मैं किस्से कहानियाँ पढ़ने का शौकीन था और मैं इन चीज़ों पर कभी विश्वास करने का मन करता था, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं, ना डायन को देखा, ना भूत प्रेत को देखा कि आखिर ये होते कैसे हैं, कैसे दिखते हैं। अगर मैं उनसे कभी मिलूं तो मैं कैसे समझ पाऊंगा कि जो मैं सामने देख रहा हूं वो डायन है या कोई भूत प्रेत है। मेरे मन की जिज्ञासा कभी शांत नहीं हुआ करती थी। मेरे जो पिताजी थे ना, वो 3 भाई थे। घर का बंटवारा, खेत का बंटवारा, सब कुछ अब होने लगा था। क्योंकि जब ज़्यादा बर्तन घर में हो जाता है ना, यानी लोग हो जाते हैं ना, तो बर्तन खड़कने लगता है। घर में कलेश का टाइम शुरू हो गया था। आखिरकार जब हमारे घर का बंटवारा हुआ, खेतों का बंटवारा हुआ, तो हमें रोड वाला साइड का ज़मीन मिला था। अब वहाँ पर मेरे पिताजी ने वहाँ पर ट्यूबवेल भी लगाया और वो बंजर ज़मीन थी उस टाइम में, जो हमारे हिस्से में पड़ी थी। पिताजी ने बहुत उस ज़मीन पर मेहनत किया था। फल वल लगाया, फल के बगीचे लगाए और ट्यूबवेल भी लगाया। और इसके बाद वो ज़मीन जो थी धीरे धीरे उपज देने लगी थी। और जो पिताजी के 2 भाई थे, और उन्होंने जानबूझ करके वो ज़मीन मेरे पिताजी को हिस्से में डाला था कि क्या करेगा, वो जो ज़मीन है बंजर है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ तो पेड़ भी सही ढंग से उगता नहीं है, उगते ही सूख जाता है। लेकिन मेरे पिताजी बहुत ही मेहनती थे। ऐसा उन्होंने अपने ज़मीन पर मेहनत किया कि उसमें बगीचा तक उगा दिया था। अब वही ज़मीन अब सोना उगलने लगी थी। फसल उगता था, खेती बाड़ी होती थी, साग सब्जियाँ उगाई जाती थी, और फलों का तो बात ही कुछ और थी। सब गांव के लोग हैरान थे, लेकिन सब मेरे पिता का मेहनत द्वारा ये सब हुआ था। और उस टाइम धीरे धीरे करके हम वहाँ उसी जगह पर शिफ्ट हो गए थे। अब हमारा कोई ठिकाना नहीं था कि हम उस घर में क्यों रहेंगे, तो रहने के लिए एक व्यवस्था तो चाहिए। पहले तो मेरे पिताजी ने कच्चा ही घर बनाया था और उसी में हम अपना परिवार, हमारा कोई ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं था। बस मेरी माँ और एक मेरे से छोटा भाई और मैं था। कोई लंबी चौड़ा परिवार भी नहीं था। कच्चे मकान में हम काफ़ी दिन तक वहाँ पर रहे थे। और इसके बाद जब पैसा आने लगा खेती बाड़ी से, तब पिताजी धीरे धीरे करके पक्का घर बनवा दिए थे। और उसके बाद तो हमारे रहने का अब सब कुछ उसी जगह पर हो चुका था, रोड के किनारे पर था। अब मैं बताता हूँ रोड के दूसरी साइड का हाल। दूसरी साइड में भी ऐसे कच्चे कच्चे मकान बने हुए थे। एक कच्चा मकान था रोड के किनारे ही,
वहाँ पर एक साइकिल मिस्त्री बैठते थे। उनका दुकान भी था और वो पीछे में घर भी था, और उनकी लड़कियां भी थी। 3 लड़कियां थी। 3 लड़कियां में से जो छोटी वाली थी ना, वो बहुत ही चंचल अब रहती थी। वो मेरे बगीचे में आ जाती थी फल वल मांगने के लिए कि मुझे ये वाला फल दे दो, और तब मैं उसको फल दे देता था। देखने में सुंदर थी और चंचल बहुत थी, एक जगह पर टिकती नहीं थी। मैं एक दिन बताऊं ना कि मैं अपने बगीचे के अंदर में था। मुझे सांप बिच्छू से बहुत डर लगता था। मैं भूत प्रेत को तो देखा नहीं था, तो डरने का कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन सांप से तो मैं बहुत घबराता था। कहने का मतलब ये कि इतना डर मुझे भूत प्रेत से नहीं लगता था जितना सांप बिच्छू से देख करके मुझे भयभीत होना पड़ता था। वैसे ही एक सांप पेड़ के पास में बैठा हुआ था, कुंडली मारे। हाँ, मैं उस लड़की के साथ में था। उस टाइम हम लोग में कोई रिश्ता वगैरह नहीं था, बस ऐसे ही सामने थी। कभी आ जाती थी कि मुझे ये वाला पेड़ पर ये जो फल लगा है मुझे एक दे दो, मैं दे देता था। ऐसे ही दोस्ती का शुरुआत हुआ था। लेकिन चंचल बहुत थी वो। चंचल इतना थी कि वो कभी रुकती नहीं थी, दौड़ती रहती थी बगीचे में, इधर से उधर उधर से उधर। मैं उसको रोकने कोशिश करता था कि बैठो 2 मिनट, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन वो मुस्कुराती थी कि नहीं नहीं, मुझे ये वाला फल दे दो, अब माँ चिल्ला रही होगी, माँ चिल्ला रही होगी, मुझे जाना पड़ेगा। भाग जाती थी। मुझे बात करने का सही ढंग से मौका भी नहीं मिलता था। आकर्षित मुझे कर रही थी। इसी बाबत मैं उससे अपने पास बिठाना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिलती। लेकिन उस दिन मुझे ज़रूर मौका मिला था। जब वो आई थी मेरे बगीचे में, मैं उसको लेकर के फल तोड़ने के लिए जा रहा था, तभी पेड़ के नीचे में एक सांप बैठा हुआ नजर आ गया। और वो जो जगह था ना, सांप बिच्छुओं से भरा हुआ था। लेकिन मैं तो उसको देखकर डर गया था। सांप को देख करके मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। और वो लड़की उसके सामने जाकर के खड़ी हो गई। वो बिल्कुल नहीं डरी थी। मैं कहने लगा, अरे हट जाओ, तुम्हें भी डस लेगा, तुम्हें भी डस लेगा। तब कहने लगी, नहीं, मुझे ये डसेगा नहीं। देखो, मैं इसको पकड़ सकती हूँ। वाकई में मैं जो अब देखा ना, मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ था। उस सांप को धोखा दे करके और उसको सर के पास से आराम से पकड़ लिया था। कहने लगे, मैं इसका क्या करूं? मैं कहने लगा, अरे तुमने क्यों पकड़ा इसको? अगर ये डस लेगा तो जहरीला सांप है। तब मुस्कुरा के कहती है, अरे नहीं, ये जहरीला नहीं है, ये बिल्कुल सीधा साधा सांप है, ये किसी को डसता नहीं है। अगर डस भी लेगा ना तो कोई किसी को परेशानी नहीं होगी। और कह करके हंसने लगी। मतलब उसके सांपों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी। मैं तो हैरत में भर गया था कि तुम्हें ऐसे कैसे पता है। तब कहने लगी कि मुझे इसी जगह पर रहना पड़ता है ना, तुम तो नए नए आए हो ना रहने के लिए, हम तो सांपों के बीच में रहते हैं, कौन सा जहरीला है, मेरी माँ सब कुछ मुझे बताया करती थी। मैं कहने लगा कि आखिर तुम्हारी माँ को मौत कैसे हुई? उसकी माँ का मौत हो चुकी थी सांप की वजह से। रात के बिस्तर पर सांप आ गया था, और जैसे वो हाथ से झटकने लगी तब तक सांप को शायद लग गया था चोट, इसीलिए डस लिया था और उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद जो 3 बहनें थी ना, अपने बल बूते पर अब अपना लिए परिश्रम करती थी, सब कुछ करती थी। पिता जो थे दिहाड़ी मजदूर थे, कमाते थे, लेकिन उनकी माँ मरने के बाद, उनकी पत्नी मरने के बाद में वो थोड़ा बेवड़ा किस्म के इंसान बन गए थे। अब पत्नी की याद में या फिर ज़्यादा मेहनत करते थे, ज़रूर से ज़्यादा थक जाते होंगे, और तब शाम को जो मजदूरी करके लौटते थे तो नशे में होते थे। लड़कियां उनको समझाया करती थी। बड़ी लड़की का पहले उन्होंने अब शादी का रिश्ता पक्का किया था, लेकिन उस घर में एक और लड़का था, और दोनों जो बड़ी उनकी बहनें लड़कियां थी, वो एक साथ उनका रिश्ता उन्होंने निपटा दिया था। अब इसके बाद जो बची हुई थी ना, छोटी वाली लड़की जिसका मैं जिक्र कर रहा था, बहुत ही चंचल, बहुत ही शरारती, हर सांप के बारे में उसको विशेष जानकारी रहती थी कि कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा नहीं है। वो नॉर्मल सांपों को देख करके पहचान लेती थी, और जो जहरीला नहीं होता था ना, तो उसको तो अपना आराम से हाथों में पकड़ लेती थी, मुझे देती थी कि तुम भी छू के देखो। मेरा तो हालत ख़राब हो जाता था। मैं कहता था कि इसे दूरी रखो, मुझे सांपों से बहुत डर लगता है।
और तब खिलखिला करके हंसने लगती थी। उसके जो पिता थे ना, थोड़ा शक्की किस्म के इंसान थे। जब वो कभी दिहाड़ी पर नहीं जाते तो अपने दरवाजे पर बैठे रहते थे, नशे में होते थे। और जब वो लड़की मेरे बगीचे में आती थी ना, और तब कभी कभी अब पीछा करते हुए आ जाते, क्या कर रही है यहाँ पर, किस लिए आई है यहाँ पर। मुझे भी शक की नज़र से देखते थे, जैसे इस मेरी लड़की के साथ में इस लड़के का कोई चक्कर तो नहीं था। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं था। दोस्ती जरूर थी, लेकिन कभी मैंने अब ना उसको छुआ था ना उसने मुझे छुआ तक था। हम दोनों बातें करते थे, फल के लालच में आती थी, फल मैं तोड़ के देता था, वो चली जाती थी। बस इतना ही रिश्ता था उस टाइम में। लेकिन उनके पिता अपनी लड़की पर निगाह रखते थे। उनको लगता था कि कहीं लड़की मेरी बहक तो नहीं रही है। हर माँ बाप का यही होता है, अपने बच्चों पर निगाह रखना भी चाहिए। लेकिन हम दोनों के बीच में अभी तो कोई रिश्ता का शुरुआत भी नहीं हुआ था। अब वो दोनों बहनें तो शादी करके अपने अपने घर चली गई थी। अब बचा वो लड़की। पिता तो चले जाते थे काम पर और शाम को लौटते थे तो वो भी नशे में धुत। कभी कभी उनको पास में ऐसा भी टाइम आता था कि जब दिहाड़ी नहीं मिलती थी तो कई दिन अपने घर पर ही रहते थे। अब पैसा भी उनका ख़त्म हो जाता था। अब कोई और अलग तो काम होता नहीं था। तब उनके घर में परेशानी शुरू हो जाती थी। वो ऐसा थे कि किसी से कर्जा भी नहीं मांगते थे, शर्मिला इंसान थे, लेकिन शक्की किस्म के जरूर थे। तब वो लड़की पहली बार मुझसे मदद मांगी थी। दोपहर का टाइम था, मैं बगीचे में लेटा हुआ था, घर के सामने ही बगीचा था और गर्मी का टाइम था। अब मैं बगीचे में रहना बहुत पसंद करता था, चारपाई डाल करके आराम से उसमें लेटा हुआ था। तब वो आती है, मेरा नाम पुकारती है, अजीत अजीत एक बात तुमसे करनी है। मैं खुश हो गया उसको देख करके। तब मैं कहने लगा, अरे तुम्हारे पिताजी काम पर नहीं गए हैं क्या। तब कहती कि नहीं, अभी कोई काम मिल ही नहीं पा रहा है, कुछ मदद चाहिए, कर दोगे क्या। मैं कहने लगा, फल चाहिए तो लेके जा सकती है तोड़ करके। तब कहने लगी, नहीं फल नहीं, कुछ पैसे चाहिए, पिताजी ने मांगा है। मैं तो अब सोच में पड़ गया। उस टाइम मेरे पास में नगद पैसा होती नहीं थी और जो भी पैसे का लेन देन था हमारे घर में और भी लोग थे वो कर देते, मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं था। मैं पूछने लगा कि कितना पैसा चाहिए, किस लिए चाहिए। तब वो कहने लगे, मुझे नहीं पता, पिताजी ने कहा है कितना पैसा चाहिए, अगर है तो मेरी मदद कर दो। मैं सोच में पड़ गया, पहली बार वो लड़की मेरे से मुंह खोली थी और मदद मांगी थी, कैसे मैं उसको निराश कर सकता था। मैं कहने लगा, तुम बैठो, मैं जा रहा हूँ घर पर, अब मैं देखता हूँ इंतजाम है कि नहीं है, नगद है कि नहीं है। मैं जाता हूँ, माँ से कहता हूँ, अब माँ कहती क्या करेगा पैसा। मैं कहने लगा, किसी को चाहिए और मदद करना चाहिए हमें, पैसा रिटर्न आ जाएगा कुछ दिनों के बाद में। माँ देना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कभी मैंने आज तक माँ से ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया था। वो कहने लगी, कहीं गलत जगह पर तो पैसा खर्च करने नहीं जा रहा है, हर माँ बाप सोचता है ऐसा है। तब मैं कहने लगा, नहीं किसी को चाहिए, मेरे कोई मित्र को चाहिए और वो जल्दी पैसा लौटा देगा उधारी समझ करके। तब मेरे माँ ने पैसा दिया था। पैसा दे करके अब मैं बड़ा खुश हो गया था। पैसा मैं जब दिया ना तो लड़की भी मुस्कुरा करके धन्यवाद बोली और उसके बाद चली गई। हमारा कुछ रिश्ता अभी ऐसा ही था, नॉर्मल था। हम एक दूसरे को शायद, मैं तो पसंद करता था उस लड़की को, लेकिन वो मुझे पसंद करती थी कि नहीं करती थी मुझे कुछ भी पता नहीं था। ऐसा ही चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे अब उनके पिता का जो काम था स्टार्ट हो चुका था, अपने काम पर जाने लगे। और जब वो चले जाते थे ना तो दोपहर के टाइम लड़की मेरे पास में आती थी, भागती रहती थी। तब मैं उसको बिठाया था कि आराम से बैठो, अब बड़ी हो गई हो, कोई छोटी तो हो नहीं, ये हिरनी की तरह कुनाचे मारती हुई पूरे बगीचे में अब भागती रहती है, अरे बैठो कुछ हम भी बात करें। तब कहती, क्या बात करोगे, तुम्हारी आंखों में सब कुछ मैं देख लेती हूँ, जो तुम बात करना चाहते हो ना मुझे पहले से पता है कि तुम मुझ पर मोहित हो, है ना, ऐसी बात है ना। मैं तो उसकी बात सुनकर के हैरान रह गया। मतलब मेरे दिल को, चाहत को ये कैसे समझ गई थी कि मैं इसे प्रेम करता हूँ। मैं तो कुछ पल बोले नहीं पाया था।
तब वो लड़की खिलखिला करके हंसने लगी। कैसे पता? मुझे कैसे पता? मैं बोल ही नहीं पाया था। तब वो कहती है, मैंने तुम्हें बहुत पहले ही जान चुका था। जब मुझे तुम रोकते थे, कहते थे बैठो बैठो, तभी मैं समझ गई थी कि मेरे लिए तुम कुछ ज़्यादा ही अलग से सोचते हो। बात में सच्चाई थी। तब से हमारी दोस्ती का शुरुआत हुआ था। लेकिन दोस्ती ऐसा वैसा नहीं कि मैं कोई उसके साथ में अलग व्यवहार करूं। बस दोस्ती दोस्ती जैसा था, साफ सुथरा पाक दोस्ती जो कहते हैं वही था। दोपहर के टाइम में हमारे परिवार भी सो जाते थे और उनके घर में तो कोई होता नहीं था। उनके पिता काम पे चले जाते थे, लड़की भी खाली बैठी रहती थी। अब उसके पास में कोई काम नहीं, तब मेरे पास में आ जाया करती थी। इसके बाद हम घंटा 2 घंटा उसके साथ में बातचीत करते थे। और जो अब मेरे साथ में और उसके साथ में जो भी रिश्ता था हम दोनों जानते थे। बाहर वाले तो कोई नहीं जानता था कि हमारे बीच में ऐसा क्या चल रहा है। कोई भी देखेगा सबके निगाह से देखेगा। और उसी वक्त में शायद उनका काम खत्म हो चुका था या और कोई बात होगी। लड़की के पिता आ गए थे। जब वो लड़की मेरे साथ में बगीचे के अंदर में बैठी थी दोपहर के टाइम में, वो लौट आए थे। शक कर गए कि लड़की मेरी गई होगी तो कहाँ गई होगी। अपने घर में तो देख लिए लड़की नहीं थी, सीधा बगीचा में आ जाती है। मेरी चारपाई पर बैठी हुई थी, दूरी बना के हम बैठे हुए थे। लेकिन जैसे ही आते हैं ना, बेफर पड़ते हैं। चिल्लम चिल्ला शुरू हो जाता है। अपने लड़की को डांटते हैं, साथ में मुझे भी डांटते हैं। तब मैं कहता हूँ कि आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? हमने क्या किया? हम तो बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर करके और डराने की कोशिश करने लगे। उनके मुंह से बदबू भी आ रही थी, मतलब नशे में भी थे। ये शोरगुल सुन करके मुझे बड़ा डर लगा। शुक्र था कि मेरे घर के परिवार में कोई अभी जगह नहीं था। दोपहर का टाइम, सब गर्मी का टाइम ऐसा ही होता था। और उसके बाद अपनी लड़की को बाजू पकड़ करके लेके चले गए। लड़की कहने लगी कि हमने क्या किया है कि आप ऐसे हमारे साथ में बर्ताव कर रहे हो? आप गलत सोच रहे हो, आप गलत सोच रहे हो, आपका सोचना गलत है। लेकिन एक बार जो नशा हो जाता है इंसान के अंदर में, वो जो जिद कर लेता है ना, वही करता है। अब उस लड़की के पिता ऐसे जिद पर अड़ चुके थे, वो कोई समझना नहीं चाहते थे। उनका मतलब बस ये था कि लड़का लड़की साथ में है तो कुछ गलती कर रहे होंगे। उनका सोचना ऐसा ही होगा। तभी तब मुझ पर भी भड़के हुए थे और लड़की के साथ भी। जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक डरा रहता था, कहीं मेरे मम्मी पापा को आकर के बता ना दे, मेरे लिए तो मुसीबत खड़ा हो जाएगा। मैं काफ़ी डरा हुआ था। हाँ, उसके बाद 2 दिन तक गए नहीं थे। और वो लड़की मुझे दिखाई देती थी रोड पर इधर उधर घूमते हुए, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि मेरे पास में आ जाए। आखिरकार घर में कब तक बैठते, काम पर चले गए। लड़की मेरे पास में आती दोपहर में, और तब मैं कहता हूँ, देखो खाम खा तुम्हारे पिता ने अब ऐसा हो हल्ला मचा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। और तब लड़की मुझे समझाने लगी कि देखो, अपनी जगह पर मेरे पिता बिल्कुल सही थे। जब तुम दुनियादारी समझ लोगे ना, तो तुम्हें इस चीज़ का एहसास होगा। कोई भी माँ बाप अपने, अब खास करके बेटियों को, किसी गैर लड़के के साथ में बैठना पसंद नहीं करता है। वो अपना कर्तव्य निभा रहे थे और तभी मैं उनसे ज़्यादा उलझी नहीं थी। खैर छोड़ो, अब बताओ क्या चल रहा है तुम्हारी लाइफ में? अब मैं तो क्या बोलूँ, मैं तो उसी में उलझा हुआ था कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। हमारी जो दोस्ती है आगे चलेगी, प्यार चलेगा कि नहीं चलेगा, उसी पर हम चर्चा किया करते थे। कुछ दिन बीत गए, नॉर्मल सा अब होने लगा। लेकिन जब उनके पिता घर पर रहते थे ना, तो लड़की मेरे पास में कभी भी आती नहीं थी। डरती थी कि कहीं मेरे पिता हंगामा ना कर दे, और ऐसा हर माँ बाप करता है। जब उनके पिता चले जाते थे काम पर, तब वो मेरे पास में दोपहर में आती थी। और ऐसे ही एक दोपहरी में मैं बैठा हुआ था बगीचे के अंदर में, और तब वो आती है, निराशा में भरी हुई थी। मैं पहली बार उसको इतना उदास चेहरा देखा था। मैं पूछता हूँ कि बात क्या है, तुम इतना निराश क्यों हो? और तब कहती है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें, मैं कैसे बताऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी शुरुआत कहाँ से करूँ। उस लड़की का चेहरा देख करके मैं भी दहल चुका था।
मतलब कोई ना कोई मुसीबत इस पर जरूर आई है। मैं उसको बोलने की कोशिश करता हूँ कि तुम बताओगी तभी तो मैं समझ पाऊंगा। तब लड़की कहती है कि मेरे जो पिता है ना, अपने ही तरह एक इंसान के साथ में मेरी शादी करना चाहते हैं, जो सुबह से लेकर के रात तक बेवड़ा ही है, दारू ही पीता है। मैं उसके साथ में कभी शादी करना नहीं चाहती, लेकिन पिता मुझ पर दबाव बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे पास में इतना पैसा नहीं कि तेरे बड़े घर में मैं शादी कर पाऊँ। अब मेरे पास में इतनी शक्ति नहीं है, मैं ना इतना कमा पाता हूँ। मैं उसके साथ में शादी नहीं करना चाहती हूँ, मैं उसके साथ में शादी नहीं करना चाहती हूँ। और तब मैं एकदम चुप हो गया था कि अब मैं क्या करूँ, क्या इसे सवाल का जवाब दूँ। कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा था। वो कहने लगी, पहली बार अजीत तुम मुझे चाहते हो ना? मैं बोला, हाँ बिल्कुल चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी करोगे? मैं सन्न था। मैं बिना माता पिता के आज्ञा का ये काम कैसे कर सकता था? ये तो चलो यारी दोस्ती थी, हम एक दूसरे को चाहते थे, बस इतने ही तक था। शादी के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और ये बात मैं अपने परिवार में बोल भी नहीं सकता था। इतना मैं डरता था अपने परिवार से, खास करके लड़कियों के मामले में, क्योंकि फैसला लेने का उनका हक था, मेरा कोई हक नहीं था। हमारे यहाँ पर ऐसा ही प्रथा थी उस टाइम में। मैं जब उस लड़की की बात सुनता हूँ ना तो डर जाता हूँ। क्या मतलब, इतनी जल्दी फैसला क्यों कर रहे हो, बात क्या है? मैं तो बात समझता था, लेकिन मैं टालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लड़की मेरे आंखों में देखती जा रही थी और कह रही थी कि मैं जानती हूँ तुम भी डरते हो मेरी तरफ से, अपने माँ बाप से अब मेरे लिए बात तो करोगे नहीं, तो एक काम करें ना, हम भाग चलते हैं। मैं और डर गया। क्यों भाई, हम भाग के कहाँ जाएंगे? हमारे तो कोई जान पहचान भी नहीं है, हम तो एक दिन भी कहीं रुक नहीं पाएंगे। मैं अपनी बात को उसके सामने रखने लगा। ना हमारे पास में कोई धन दौलत है, पैसा तो मेरे पास में है नहीं, हम जाएंगे तो कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे? लड़की पहली बार मुस्कुराती है और कहती है, इसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास में कुछ ऐसा चीज रखा हुआ है आड़े वक्त के लिए। मेरे माँ ने मुझे दिया था, मेरी सब बहनों को दिया था, और वो जो चीज़ है ना, मैं सुरक्षित रखी हूँ। अगर वो चीज़ को मेरे बापू को पता चल जाए ना, वो कभी का उसको खर्च कर देंगे, बेच बाज करके दारू पी लेंगे, ना जाने क्या क्या, और पैसा वो खर्च हो जाएगा। अब मैं उसको अभी भी सुरक्षित रखी होंगी। अगर हम उसको बेच देंगे तो बहुत पैसा मेरे पास में आएगा, हम शहर में चले जाएंगे, कमरा ले लेंगे, वहाँ रहने लगेंगे। तब मैं बहुत डर चुका था। मैं पूछने लगा कि ऐसे क्या चीज़ है? तब वो लड़की कहती है, मेरी माँ का दिया हुआ सोने का जेवर है, जो मैं छुपा कर रखी हूँ। मेरे माँ ने सभी बहनों के लिए जो अपना जेवर था अपने मैके से लेके आई थी, सबका हिस्सा बांट दिया था। बड़ी बहन, मझली बहन, अब मेरे लिए, कि बाद में चल कर के कोई लड़ाई झगड़ा ऐसी कोई कहानी ना बने। जब मेरी माँ जब मरी थी ना, उससे पहले वो जेवर मुझे बताया था कि मैंने जेवर कहाँ तेरे लिए छुपा के रखा हुआ, ये बात तेरे बापू को पता नहीं लगना चाहिए। और वो जगह पर आज भी जेवर सुरक्षित है, और वो जगह के बारे में मेरे पिता बिल्कुल भी जानते नहीं है। लड़की मुझे बहुत ही भड़का रही थी, बहला रही थी कि चलो हम कहीं दूर निकल जाते हैं, कुछ दिन के बाद हम लौट के आ जाएंगे, सब कुछ शांत हो जाएगा। लेकिन मेरे अंदर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उस टाइम में ऐसा कुछ कर पाता। तब वो लड़की कहने लगी कि आप क्या सोचा है? मेरे पास में ज़्यादा वक्त नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं कहने लगा कि मुझे कुछ सोचने का टाइम दो, तुम अपने घर पर जाओ, देखो तुम्हारे बापू आ जाएंगे, अब फिर मेरे लिए तो बड़ा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। लड़की चली जाती है। इसके बारे में सोचता रहता हूँ कि क्या जो लड़की ने बोला है ये काम मुझे करना चाहिए। मेरे मन में मान नहीं रहा था। मैं ऐसा कभी काम करना नहीं चाहता था कि जिसे मेरे घर का इज्जत और जो भी है वो खराब हो जाए, मेरे माँ बाप का नाम नीचे आ जाए, मैं कभी नहीं चाहता था। ये मेरे में अंदर हिम्मत भी नहीं थी कि ये बात जाकर अपने माँ से कहूँ, अपने पिताजी से कहूँ। मैं खुद ही इस बारे में सोचता रहा। दिन पर दिन बीतते जा रहे थे, और एक दोपहरी में मैं ऐसे ही बैठा हुआ था,
अब तो मेरी आदत ही थी, रखवाली भी करता था और ठंडी ठंडे बगीचे में दोपहर में हवा भी चलती थी, तो वो अलग ही आनंद होता था। लेकिन उस टाइम लड़की के बारे में मैं ज़्यादातर सोच रहा था कि क्या होगा, कैसे हम करेंगे। वो मुझसे प्यार करती है, मैं भी उससे प्यार करता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से वो लड़की मुझे नज़र नहीं आ रही थी कि आखिर गई तो कहाँ गई, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, ना मुझे दिखाई दे रही थी। अब मैं उसके घर के आसपास में जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन जब ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है तो मैं सोच लिया था कि मैं माँ से ज़रूर बात करूँगा। माँ कुछ ना कुछ मुझे ज़रूर बताएगी कि मुझे करना क्या चाहिए। अब फिर मैं अपने माँ से जाके मिलता हूँ। जो भी बात है मैं छुपाता नहीं हूँ। आज जैसे ही मैं पूरी बात सुनती है ना, अब वो मेरी तरफ घूर कर देखने लगती है, कुछ बोलती नहीं है। उसकी आंखें देख के मैं डर जाता हूँ। अब माँ कुछ देर शांत रहने के बाद कहती है, ये बात मुझसे तो कह दिया, लेकिन और किसी से मत कहना। और सुनो, खास करके तुम्हारे पिताजी को, अगर उनको पता लग जाए ना तो घर में अनर्थ हो जाएगा। क्या तुम ऐसा अनर्थ चाहते हो? मैं एकदम चुप हो गया था, मेरे पास में कोई शब्द नहीं था। अब कहने लगी मेरी माँ, इसको भूल जाना, बिल्कुल अपने दिल से निकाल दो, ऐसा संभव ही नहीं है। अब उसके बाद मैं एकदम विरक्त हो गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। अब वो लड़की मुझे दिखाई भी नहीं दे रही थी। लेकिन बात यहीं पर दबी नहीं थी। ये जो बात था ना, अब मेरी माँ अपने पेट में छिपा के रखी नहीं, मेरे पिताजी को बता दी। पिताजी और माँ मिलकर के अब कुछ ना कुछ प्लानिंग करने लगे थे कि इस लड़के को क्या किया जाए। आखिरकार पिताजी मुझे बुलाते हैं और कहते हैं, अजीत, तुम मामा जी के घर पर चले जाओ, तुम जाकर के वहीं पर रहो कुछ दिन। मैं पूछने लगा कि आखिर मैं मामा जी के घर पर क्यों जाऊं? तब कहने, घर नहीं, शहर में चले जाओ, वो तुम्हें बुला रहे हैं, कोई नौकरी देना चाहते हैं। हाँ, तुम्हें तो पता है ना, उनका फैक्ट्री है, गत्ता का डब्बा बनाते हैं। तुम यहाँ पर खेती बाड़ी क्या करोगे? चले जाओ वहाँ पर काम भी सीखना, और मामा जी अपनी फैक्ट्री में अब तुम्हें नौकरी भी दे देंगे। यहाँ करोगे क्या तुम? खेती बाड़ी तो मैं संभाल ही लेता हूँ, आज जब जरूरत हो गया तो मैं तुम्हें बुला लूँगा। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पिताजी की जिद के आगे मुझे जाना पड़ा। मैं उस लड़की का दिल में कसक लिए हुए था, और वो लड़की मुझे नज़र नहीं आती। मैं जाते जाते उससे एक बार मिलना चाहता था, लेकिन मैं मिल भी नहीं पाया। आखिरकार मैं अपने मामा जी के घर यानी शहर में आ जाता हूँ, जहाँ पे उनकी फैक्ट्री थी, घर बार था। अब मैं अपने आप को उसी में ढालने लगता हूँ। जब भी मैं अब मामा जी से बोलता था कि अब तो बहुत दिन हो गया, 6-7 महीना हो गया, अब मुझे गांव जाना है, एक बार गांव घर भी देखना है, तब मामा जी भड़क जाते थे, अभी नहीं, जब जाना होगा, जब उचित समय होगा तो मैं तुम्हें खुद जाने का आज्ञा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, तुम्हारे पिताजी ने मना किया है, कुछ दिन और रुको, कुछ दिन और रुको। इस तरह करते करते साल से ऊपर हो चुका था, और उस बीच में मेरी माँ भी और मेरे पिता भी दोनों आकर के मुझसे 2 बार मिल चुके थे। वो कह रहे थे, गांव में क्या रखा है, ये सब काम कर रहे हो, अब मामा जी की अपनी फैक्ट्री है, कोई दूसरे की नौकरी तो नहीं कर रहे हो, ये काम करते रहो। मैं समझ गया था कि दोनों लोग नहीं चाहते थे कि मैं गांव पर आऊं। उनका जो मनसा था मैं जान चुका था। अब मैं जाऊं भी क्यों जाऊं, जब मेरे माँ बाप खुद मना कर रहे हैं कि नहीं, तुम शहर में रह करके यही काम करो जो तुमने काम सीखा है, यही काम करो, मामा जी के फैक्ट्री में काम करो। आखिरकार मुझे अब शहर में ही अब रहना पड़ा। मेरे पास में अपनी मजबूरी थी, और मैं मजबूरी तो जानता था कि मुझे अब गांव बहुत कम जाने को मिलेगा, जैसा मैं अपने आप को देख रहा था। और मैं अपने धीरे धीरे काम में एक्सपर्ट भी हो गया था। मामा जी मेरे ऊपर विश्वास करने लगे। अब फैक्ट्री बड़ा तो नहीं था, उस फैक्ट्री में और भी मजदूर काम किया करते थे, जिसमें औरतें भी थी। लड़की गत्ता का डब्बा बनाने का, पैकेजिंग करने का, पार्टियों को सप्लाई करने का, उनका यही सब काम था। वहाँ पर मेरा मन दिल लगने लगता है। मशीनों पर काम करना, बहुत सारा नए नए काम मुझे सीखने को मिलता था। करीब करीब मुझे 1.5 साल से ऊपर हो चुका था। अब इसके बीच में पिताजी, माँ भी आती थी मिलने के लिए। मैं पूछता था माँ से अकेले में
उस लड़की के बारे में तो वो खामोश हो जाती थी। तुम्हें उससे क्या मतलब है, तुम्हें उससे क्या मतलब है, बिल्कुल मुझे डांट देती थी और मैं चुप हो जाता था। आखिरकार एक लंबा अरसा मुझे शहर में रहते हुए बीत जाता है। मामा जी के घर पर मामा जी की फैक्ट्री संभालना, अब तो मेरा ये काम अब हो गया था। धीरे धीरे मैं अपने जो मित्र थी वो लड़की, मैं उसको भूल जाता हूँ। वो कभी कभी शुरू में कभी अच्छी तरह से याद आती थी और मैं उसके बारे में ज़्यादातर सोचता रहता था। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतता गया ना, वो मेरे मन से दिमाग से निकलती चली गई। आज जब मेरे माँ पिताजी आते थे, मैं माँ से पूछा करता था उस लड़की के समाचार कि क्या हुआ उसके साथ में, कैसा परिवार उसका चल रहा है, कहीं उसकी शादी ब्याह हुआ। और तब माँ कहने लगी, अरे छोड़ ना, उसे तुझे क्या मतलब है, वो लोग कहीं और चले गए हैं, वो जो घर था ना वो किसी को बेच दिए हैं। मैं सन रह गया था। मैं पूछा उस लड़की का क्या हुआ। माँ सही तो बता नहीं पाई और कहने लगी मुझे नहीं पता, शायद वो कहीं और जाकर के शिफ्ट हो गए। मैं अब उसको भी भूल भी चुका था, धीरे धीरे दिमाग से निकलती जा रही थी। अब मैं शहर में आ गया था। शहर का जो आबो हवा था मुझ पर भी लगना शुरू हो गया था। मैं अपने काम में मतलब रखने लग रहा था। लेकिन जब एक लंबा अरसा बीत जाता है ना, तब मैं अपने गांव की तरफ निकलता हूँ। वो भी अकेले नहीं, मेरे माँ बाप आए थे। अब मैं उन्हीं के साथ अब गांव लौट रहा था। गांव देखने की बहुत ही खुशी थी। एक लंबा अरसा बीत चुका था और जब मैं अपने गांव जाता हूँ तब मैं उस घर की तरफ मैं देखता हूँ जो जहाँ पर वो लड़की का घर था। वो घर तो जैसे पुराना था, अब वो टूट चुका था। अब वहाँ पर एक मिठाई की दुकान खुल चुकी थी, रोड के किनारे था। किसी ने शायद खरीद लिया था उस घर को और वहाँ पर मिठाई का दुकान खोल दिया था। मैं उस लड़की का चेहरा मेरे सामने आ गया। ये लड़की मुझे वहीं से घूरती रहती थी, देखती रहती थी और जब देख लेती थी कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, आसपास में कोई नहीं है, दोपहर हो चुका है, और तब वो मेरे पास में बगीचे के अंदर में आ जाती थी दौड़ती हुई। मुझे वो सब याद आने लगा था। कहाँ होगी, कहाँ गई होगी, क्या उसी शराबी लड़के के साथ में उसके पिता ने शादी करा दिया होगा। मुझे ऐसा ही लगता था। लेकिन वो लड़की जिद्दी थी, मैं जानता था वो इतनी आसानी से हार मानने वाले में से नहीं थी। वो कहती थी कि मेरे पास में माँ का दिया हुआ जेवर है, सोना है, अगर मैं इसको बेच दूँ ना तो बहुत पैसा आएगा, मैं भाग जाऊंगी। मेरे साथ भागने की तैयार थी, लेकिन मैं उसके साथ भाग नहीं पाया था। मैं उसी के बारे में अब गांव पहुंच करके सोचने लगा था। लेकिन अब वो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। जब उसका घर ही नहीं, वो बेच बाज के कहीं उसके पिता चले गए थे, तो जाहिर सी बात है उसके साथ वो भी गई होगी। लेकिन याद जरूर आती थी। अब वहाँ पर मैं जाने के बाद अब कुछ दिन तो रुकना ही था। बहुत दिनों के बाद मैं शहर से गांव आया था। मैं खेत खलिहान देखना मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। दोपहर में मैं वहाँ जा कर के आराम करता था और फिर शाम के टाइम अपने कमरे में, मेरे कमरे के जो दरवाज़ा था ना वो बाहर के साइड में खुलता था। हवा के लिए मैं रात के टाइम में भी उसको कभी कभी खोल दिया करता था। बड़ा ठंडा ठंडा हवा आती थी। मैं मज़े में नींद में सो जाता था। लेकिन उस रात बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, मौसम बिगड़ा हुआ था। वो दरवाज़ा तो मैं बंद कर देता हूँ और आराम से ठंडी ठंडी की हवा खिड़की से आ रही थी और उसी में सो गया था। अचानक एक आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। जैसे लगा कि कोई खिड़की पर खड़ा है और धीरे धीरे मेरा नाम लेकर के बुला रहा हो, अजीत अजीत। मैं जाग गया था। मैं जब अपना नाम सुनता हूँ कि कोई मुझे नाम से पुकार रहा है, कौन हो सकता है भाई। रात काफ़ी हो चुकी है। मैं समय देखता हूँ तो आधी रात से ऊपर का वक्त हो चुका है। बाहर बरसात जोरों से चल रही है, बिजली कड़क रही है। मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि खिड़की पर कौन है। जब मैं जाता हूँ, मैं जो देखता हूँ ना, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। ये तो वही लड़की थी। एकदम कोई भी बदलाव नहीं था। जैसे मैं उसको छोड़ के गया था, जिस हालत में थी वैसे ही मुझे खड़ी नजर आ रही थी। वो मुझे देख करके मुस्कुराने लगी।
अजीत अजीत बाहर बहुत बारिश हो रही है, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोल दो। सच कहूँ ना, उस टाइम मेरे दिमाग में ना जाने क्या चल रहा था। अगर मेरे माँ बाप को पता चल जाए तब क्या होगा, तब क्या होगा। ये तो लड़की यहाँ से दूर चली गई थी, ये जो उसका घर था अब तो वहाँ मिठाई की दुकान खुल चुका है। तो क्या मतलब, मैं उससे बातें करना चाहता था लेकिन बहुत ही अंदर से डरा हुआ था। कहीं मेरे माँ बाप की आवाज़ कानों में पड़ गई, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। मैं उसको देख रहा था और फुसफुसा रही थी, दरवाज़ा खोल दो अजीत, बाहर बहुत तेज़ी से बारिश हो रहा है, बारिश हो रहा है, दरवाज़ा खोल दो। ना जाने उसकी आंखों में कौन सा जादू था जिसे मैं प्रभावित हो गया था। मैं देरी नहीं करता हूँ, दरवाज़ा खोल देता हूँ और तब वो अंदर आ जाती है। मुझे देख करके बड़ा आश्चर्य होता है कि बाहर तो मूसलाधार बारिश हो रही है, तूफानी हवा चल रही है, अरे लड़की का शरीर बिल्कुल गीला नहीं है, बिल्कुल सूखी कंडीशन में है, कपड़ा भी कोई गीला नहीं है, ना बाल उसके गीले हैं, तो क्या मतलब। लेकिन उस टाइम ये सवाल मैं उससे पूछ नहीं सकता था। मुझ पर तो जैसे नशा सवार था। उसकी आंखों में ऐसा ना जाने क्या जादू मुझ पर किया था कि मैं उस पर मोहित ही हो गया था। सब कुछ पहले वाले कंडीशन में मैं आ चुका था। मैं भी उससे फुसफुसा के पूछता हूँ, तुम तो यहाँ से चली गई थी, तुम्हारा घर तो बिक गया है, तो तुम कहाँ से आई हो, कहाँ रहती हो, क्या तुमने शादी कर लिया। तब कहती है, नहीं मैंने शादी नहीं किया, मैं भी आज भी तुमसे प्यार करती हूँ, मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। बादल गरज रहे थे, ये जो आवाज़ हम दोनों बात कर रहे थे फुसफुसाते हुए, मैं डर रहा था। शायद लड़की को भी पता था कि अगर मैं तेज आवाज़ में बोलूँगी तो इसके माता पिता जग जाएंगे और फिर कहानी खराब हो जाएगी। उस रात पहली बार मैं उस लड़की के साथ अपने बेड पर सोया था। उसने मेरे साथ में ऐसा ना जाने कौन सा जादू कर दिया था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया था। अभी भी बारिश चल रही थी और वो फुसफुसा के कहने लगी कि अब मैं निकलती हूँ, कहीं तुम्हारे माँ बाप जग जाएंगे, फिर कहानी खराब हो जाएगी। हम रात को मैं रोज आऊँगी मैं तुम्हारे पास मिलने के लिए, और तुम दरवाज़ा खोल दिया करना। उस टाइम मैं कुछ भी नहीं बोल पाया था। मैं शायद किसी जादू का असर में था। ऐसा कोई शक्ति मुझे अपने बस में कर रखी थी। मैं उसे हाँ ही बोलता हूँ कि हाँ बिल्कुल तुम आ जाना, बिल्कुल तुम आ जाना। ऐसा मेरे अंदर में फिर प्रेम जगाती है कि एक तड़पन सी मुझे अब लगने लगती है कि मैं उसके बगैर शायद रह नहीं पाऊंगा। मेरे अंदर में जो ज्वाला बुझ चुकी थी, उसकी चाहत की वो ज्वाला को फिर जागृत करके चली जाती है। और तब तक सुबह का टाइम हो चुका था, 4 बज चुके थे, लेकिन मेरे माँ बाप अभी जगह नहीं थे। उस बरसात में वो लड़की मेरे सामने निकल जाती है, बिजली चमकता है और ऐसा लगता है कि बारिश से उससे कोई मतलब ही नहीं है। शरीर उसका सूखा ही नजर आता है और वो मेरे सामने से दूर चलती आई, आखिरकार गायब ही हो जाती है। शायद वो दूर चली गई थी। अब उसके बाद मैं होश में आता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैं कैसे इससे प्रभावित हो गया, मैं दरवाज़ा ही क्यों खोला, दरवाज़ा ही क्यों खोला। ग्लानि सी होने लगी थी अपने आप पर। ऐसा लगने लगा था कि मैं बहुत गलत काम कर दिया। ऐसा मुझे उस लड़की के साथ में करना नहीं चाहिए, लेकिन लड़की ने ही तो मुझे मजबूर किया था, उसी की वजह से तो ये सब हुआ था। मैं इसी द्वंद में उलझा हुआ था कि अब मैं करूं तो क्या करूं। ये सही नहीं किया मैंने, ये सही नहीं किया। आखिरकार सुबह हो जाती है, अब मेरे माँ बाप उठ जाते हैं, अब फिर दिनचर्या शुरू हो जाता है। बारिश रुकती नहीं है, बारिश स्पीड कम हो जाती है, कभी कभी बढ़ जाती है। ऐसा बारिश मैंने तो कभी देखा भी नहीं था। लगातार 4 दिनों तक चलती रही थी। बीच में कभी कभी कुछ देर के लिए रुक जाती थी और फिर बूंदाबांदी, और फिर शुरुआत फिर तेज तेज होने लगती थी। ऐसा बारिश मैंने तो नहीं देखा था। और वो 4 दिन जो मेरे लिए था ना, बहुत ही गजब का था। जैसे आधी रात होता था, वो लड़की खिड़की पर आ जाती थी और मेरा नाम लेकर के आवाज़ लगाती थी, अजीत मैं आ गई, दरवाज़ा खोलो। मैं ऐसा कौन सा जादू उस लड़की ने मेरे ऊपर में किया था कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता था। दरवाज़ा खोल देता था
और हम एक बिस्तर पर। सुबह 4 बजे के आसपास वो मेरे बिस्तर से उठ जाती थी। अब मुझे जाना होगा, अब मुझे जाना होगा, कहीं तुम्हारे माँ बाप जग जाएंगे, फिर ठीक नहीं होगा, हम फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। और फिर वो चली जाती थी। अब मैं उसको जाता हुआ देखता रहता था। 4 दिन जब ये सिलसिला चला, बारिश भी रुक चुकी थी और मैं दिन में बड़ा नॉर्मल रहता था, लेकिन जैसा ही अंधेरा होता था ना, ऐसा लगने लगता था कि शरीर भारी भारी से हो गया है। जो मेरा वजन था ना, लगता था कि कुछ ज़्यादा बढ़ चुका है। मैं अपने वजन को संभाल नहीं पाता था, ऐसा मुझे आभास होता था। भारी भारी शरीर होने लगता था। आंखें जो थी ना, उसमें नींद की खुमारियाँ भरी हुई रहती थी। मन करता था कि बस बिस्तर पर जाओ, लेट जाओ। अब भोजन करने का तो इच्छा ही नहीं होता था। माँ मुझे जबरदस्ती बोलती थी कि आजकल तू खाना नहीं खाता है, बात क्या है। माँ भी शक की निगाह से मुझे देखती थी कि हुआ क्या है, आखिर बात क्या है, कुछ बात मेरे से छिपा रहा है क्या। और तब मैं कहता था कि नहीं माँ, मैं आपसे आपसे आज तक कोई बात छिपाया है? कभी नहीं, ऐसे कोई बात ही नहीं है। बस अंदर से ना जाने क्यों इच्छा हो रही है कि मुझे भोजन नहीं करना है। शायद वो लड़की मेरे ऊपर में ऐसा कुछ कर दिया था। मुझे भोजन करना बिल्कुल पसंद ही नहीं था। मुझे तो लगता था कि मैं दिन भर सोऊं, रात भर सोती रहूं। ऐसा मेरा हालत हो गया था। ऐसा कभी से जब से हुआ था, जब से वो लड़की मुझे मिलती है। और उससे पहले मैं भरपेट खाना भी खाता था। ऐसा मुझे मेरे साथ में होता नहीं था। लेकिन अब उस चीज़ों से बहुत आगे आ गया था। मैं उस लड़की को तड़पन को समझता था। जैसे शाम होती थी और उसकी चाहत मुझे घेर आती थी, कब आएगी, कब आएगी। एक अलग सा ही नशा मेरे ऊपर में सवार हो जाता था। 4 दिन बीत चुका था, बारिश भी खत्म हो चुकी थी और इसके बाद मौसम साफ सुथरा होने लगा था। रात को जब आती है ना, 12-1 बजे के आसपास में, और वो जो फुसफुसाती है ना, तब जा कर के मैं जाकर दरवाज़ा खोलता हूँ। अब मैं बताया ना कि मेरा जो एक कमरा का दरवाज़ा था, एक तो आंगन में खुलता था और एक बाहर के साइड में। बाहर वाले खिड़की पर आती थी और वो मुझे फुसफुसाती थी। अब मैं फिर दरवाज़ा खोल देता था। अपने होशो हवास में पूरी तरह से रहता नहीं था। वो मेरे अंदर में ना जाने ऐसे क्या कर दिया था कि मैं उसके बगैर जब तक मेरे पास में नहीं आती मुझे चैन नहीं पड़ता था। वो कोई नशा ही था या कोई जादू था, ये तो मैं बोल नहीं सकता। लेकिन जब उस रात को जब आती है ना, फुसफुसाते हुए हम बात करते हैं और वो मुझसे प्रेम करती है, और उसी टाइम माँ जग चुकी थी। माँ को लगा कि कमरे के अंदर में मेरा बेटा सोया हुआ है। ये बात किसकी चल रही है, कौन फुसफुसा करके बात कर रहा है। माँ अपने कान लगा देती है दरवाजे पर और वो जो आवाज़ है वो समझने की कोशिश करती है कि मैं नींद में होता हूँ तो मैं बातें किससे करूँगा, कोई सपना वगैरह तो नहीं चल रहा है। माँ को अब देखना भी जरूरी था। माँ के अंदर में जब संदेह हो जाता है, माँ के अंदर में संदेह का बीज जन्म ले चुका था। वो फुसफुसाहट कानों में उनकी सुनाई पड़ रही थी, लेकिन वो देख नहीं पा रही थी। जो आंगन वाला था, दरवाज़ा भी बंद था, खिड़की भी बंद था। वो देखना तो चाहती थी कि अंदर में फुसफुसाहट किसका है, मेरा बेटा किससे बात कर रहा है। वो दरवाजे को ढकेलने की कोशिश करती है कि शायद खुला होगा, लेकिन मैं अंदर से बंद करके रखता था। जब कोई रास्ता नहीं मिलता है, वो आवाज़ करना भी नहीं चाहती थी, बस देखना चाहती थी कि अंदर में हो क्या रहा है। मेन दरवाजे से बाहर निकल जाती है और उसी खिड़की की तरफ जाने लगती है जो खिड़की में खोल के रखता था। दरवाज़ा वो बंद था, माँ की नज़रों में बस खिड़की खुला हुआ था। जैसे ही खिड़की की तरफ अब अपना अगला कदम बढ़ाती है और तभी 2 हाथ उनको कस करके पकड़ लेता है। और जैसे ही माँ मुड़ के देखती है, तब उनकी चीखें निकलनी शुरू हो जाती है। वो डायन थी, जैसे डायन के हुलिया लोगों को बताया गया था, और वही डायन थी जो माँ को अपने हाथों से पकड़ लग गया था। माँ चीखने लगी। माँ की चीख की आवाज़ से सुन करके पापा भी जाग गए थे, दौड़ के आते हैं। जब बाहर का नज़ारा देखते हैं, अब उस टाइम डायन तो नज़र नहीं आ रही थी पापा को, लेकिन माँ को नज़र आ रही थी। माँ कह रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी कि मुझे डायन ने पकड़ लिया, मुझे डायन ने पकड़ लिया, कुछ करो जल्दी से, जल्दी से। माँ, जो माँ चिल्ला रही थी, पापा अच्छी तरह से डर चुके थे।
वो देखना चाहते थे कि डायन कहाँ है। डायन तो उनको नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ माँ को नज़र आ रही थी। माँ चीख रही थी, चिल्ला रही थी कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। आज सही में वो डायन माँ को पकड़े हुए अंधेरे के साइड में अब लेके जाने वाली थी। माँ एकदम बौखलाई हुई और तब पिताजी को समझ में आता है कि अब मुझे करना क्या चाहिए। सीधा मंदिर में भागते हैं, घर के अंदर में मंदिर जहाँ पर माँ पूजा करती थी। वहाँ से गंगा जल उठाते हैं, पवित्र गंगा जल लेकर के और माँ के आसपास में छिड़काव करना शुरू कर देते हैं। जैसे छिड़काव करते हैं ना, डायन की आत्मा माँ को छोड़ देती है और फिर माँ दौड़ती हुई पिताजी के पास पहुँचती है, जमीन पर गिर जाती है। पिताजी भी डर जाते हैं। आखिर बात क्या हुआ, मैंने तो डायन को देखा नहीं, तुमने देखा? और तब माँ कहती कि हाँ, ऐसे ऐसे मैं फुसफुसाहट सुनी थी और तब मैं बाहर आने लगी और तब मुझे डायन पकड़ लिया। मेरे बेटे के अंदर कमरे में कोई है, मेरे बेटे के कमरे के अंदर में कोई है, मैंने आवाज़ सुना है, मैंने आवाज़ सुना है। इतना सब शोर होने के बाद भी मुझे कोई होश नहीं था। मैं गहरी नींद में था, या फिर यूं कहूं कि मैं बेहोशी में था, या फिर उसके बस में था पूरी तरह से। मुझे बाहर की कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दिया था। आज जब मेरे पिता आकर के दरवाज़ा बाहर साइड वाला खड़खड़ाने लगते हैं, मेरा नाम लेके चिल्लाने लगते हैं, अजीत उठ, अजीत उठ, जल्दी से दरवाज़ा खोल, जल्दी से दरवाज़ा खोल। और उसी टाइम मेरी आँख खुलती है। और जैसे ही आँख खुलती है ना, वही लड़की मेरे बगल में लेटी हुई मिलती है। वो भी देख करके बहुत चक्की हो जाती है कि आखिर माजरा क्या है, माजरा क्या है। और तब मेरे सामने में ही उठ कर खड़ी होती है, बिना दरवाज़ा खोले हुए, अब बिना ऐसे ही एकदम हवा में जैसे बाहर निकल गई हो। दरवाज़ा उसको रोक नहीं पाता है। मैं अपनी आंखों से जब ऐसा दृश्य देखा तो मैं तो अंदर से कांप गया था। मैं भाग करके दरवाज़ा खोलता हूँ, पिताजी की बार बार आवाज़ आ रही थी। और जब दरवाज़ा खोलता हूँ तब पिताजी अंदर आते हैं। क्या हो रहा था यहाँ पर, कौन था यहाँ पर? तेरी माँ का कहना है कि तू किसी के साथ में बातचीत कर रहा था, कहाँ है, कौन है? पूरी कमरे के अंदर में छानबीन करने लगती है। अब मेरी हालत बिगड़ चुकी थी, मेरे पूरा जिस्म कांप रहा था। हे भगवान, ये कैसी लड़की थी, ये बिना दरवाजे खोले हुए आर पार कैसे हो गई? क्या ये कोई आत्मा थी? ये कहीं मर तो नहीं गई, कहीं भूत तो नहीं बन गई? मैं बहुत डरा हुआ था। उस लड़की की साया मुझे अभी भी डरा रहा था, मुझे परेशान कर रहा था। मैं इतना डर चुका था कि अपने होशो हवास खो बैठता हूँ। अब उसके बाद में मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है। जब मैं आंगन में अपने आप को पाता हूँ, आप मेरे अगल बगल में कुछ नए लोग मुझे दिखाई देते हैं। अब मैं आंखें खोलता हूँ। दिन निकल चुका था, दोपहर के आसपास का वक्त था और तब मैं होश में आता हूँ। जो मेरे आसपास में नए लोग थे ना, वो दोनों तांत्रिक थे और वो मुझ पर तंत्र मंत्र का प्रयोग किए थे। और तब जाके मेरी आंखें खुली थी, मैं होश में आया था। कहने लगे, अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मैं डरा हुआ था, अभी भी मैं डरा हुआ था। और तब कहने लगे, अब डरो मत, हमने सब कुछ प्रबंध कर दिया है, मैंने सब कुछ अब यहाँ पर तुम्हारे लिए व्यवस्था कर दिया है। अब वो आत्मा तुम्हारे पास में बिल्कुल नहीं आएगी, अब डरने की आवश्यकता नहीं है। सही कहूँ ना कि मैं भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था, अब मेरी प्रेमिका ही भूत बन चुकी थी। ये कैसा संभव था? या कोई भूत अलग से थी जो मेरी प्रेमिका का रूप धारण करके आई थी? मैं अभी तक समझ नहीं रहा था। आखिरकार मैं होश में आ चुका था और वो जो तांत्रिक लोग थे अपना काम करके अब अपना घर जा चुके थे। मेरी हालत अभी भी कुछ खास सही नहीं थी, मैं डरा हुआ था। और तब मैं माँ से पूछता हूँ कि मुझे हुआ क्या था। माँ कहती है, मुझे कभी तुम्हें बता देना चाहिए था, मैं बता नहीं पाई, ये मेरी गलती है। इसके बाद जो माँ ने मुझे बताना शुरू किया, मुझे विश्वास नहीं हुआ। वो जो मेरी प्रेमिका थी, मेरे जाने के कुछ दिन के बाद ही वो कोई सांप को पकड़ रही थी। उसको लगा कि ये सांप जहरीला नहीं है, अपने हाथों से उठा लेगी, लेकिन वो सांप जहरीला निकला। डस लिया, हॉस्पिटल में ले गया, इलाज भी हुआ, झाड़ फूक भी हुआ, लेकिन वो बच नहीं पाई। और उसके बाद जो पिता उसके थे, पहले भी अपना पत्नी खो चुके थे सांप की वजह से, अब फिर अपनी छोटी बेटी को भी खो चुके थे। अब उनका मन इस जगह से बिल्कुल विरक्त हो चुका था।
आप फिर अपने जगह को बेच करके ना जाने कहाँ शिफ्ट हो गए थे। लेकिन उस धन का क्या हुआ? वो जो धन था, जो लड़की ने छिपा कर रखा था, क्या उनके पिता को मिला था या नहीं मिला था? ये तो मुझे जानकारी नहीं मिली। वो लड़की के साफ कहना था कि मेरे माँ मेरे लिए सोने के जेवर मुझे छिपा कर रखा हुआ था। आखिर वो धन उसी जगह पर था, अब तो वहाँ पर मिठाई की दुकान बन चुकी थी। ये डरावनी घटना मुझे काफ़ी दिनों तक डरा के रखी थी। इसके बाद मेरे माता पिता गांव में रखते नहीं हैं। कहते हैं बेटा तेरे लिए शहर ही सही है, तू शहर में रह, तुझे गांव में आने की ज़रूरत नहीं है। मेरे माता पिता इतना डर चुके थे उस घटना से, मैं तो खुद डरा था, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरे माँ बाप परेशान थे, डरे हुए थे। कहीं जादू का असर टूटेगा, अब फिर वो प्रेतात्मा मेरे पास तो नहीं आ जाएगी। उनका डर अपनी जगह पर सही था। अब मैं उसके बाद शहर से लौटा ही नहीं। शादी ब्याह मेरा शहर में ही हुआ था। धीरे धीरे मैं उस फैक्ट्री में अपना शेयर भी रखने लगा था। मैं सब कुछ फैक्ट्री संभालता था। अब मुझे कुछ जो पिता पैसा दिए थे, अब मैं कुछ अलग से काम करना चाहता था। लेकिन पिता कहने लगे अलग से क्यों काम करेगा, अपने मामा के साथ में पूंजी बना, पार्टनर बन, फैक्ट्री को विस्तार कर। अब वही हम दोनों मिलकर के मामा भांजे करने लगते हैं। अब तो मेरा भी उस फैक्ट्री में हिस्सा था। इसके बाद में अपने माँ बाप को भी शहर में बुला लेता हूँ। हम सब परिवार शहर में आनंद पूर्वक रहते हैं। लेकिन अभी माँ बाप अपने गांव से रिश्ता तोड़े नहीं हैं, आते हैं जाते हैं। जो ज़मीन थी बंटवारे पर दे रखे हैं, फलों का भी बगीचा किसी को दे रखा है देख रेख करने के लिए। उनका मोह गांव से कभी टूटा नहीं है। जब भी जरूरत पड़ती है गांव जाते हैं, लेकिन मैं कभी जाने को सोचता नहीं हूँ। क्या पता मैं जाऊं और वो आत्मा मुझे इंतजार कर रही होगी। तो दोस्तों, ये थी अजीत जी की भेजी हुई कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेल आईडी पर अपनी कहानी, अपनी आप बीती को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल की रात एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।